दोस्तों हाल ही में मैंने द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स मूवी को देखा है, जो कि कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की 9th फिल्म है और शायद ये कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के फर्स्ट फेज को खत्म भी करेगी। फिल्म को माइकल जावेज डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म के प्रोड्यूसर जेम्स वॉन हैं। अब आज की वीडियो में हम इस कॉन्ज्यूरिंग फिल्म की एक छोटी सी स्पॉइलर फ्री रिव्यू करेंगे। साथ ही यहाँ मैं आपको पूरे फिल्म की कहानी बताने वाला हूँ। हम एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर मैं चैप्टर्स ऐड कर दूंगा ताकि आप चाहे तो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जंप कर सकते हैं। एक और बात यह कि मैं इस फिल्म को सिर्फ एक बार थिएटर के अंदर देखा हूं और जो मेमोरी में मेरी कहानी है उसी बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। तो अगर अनजाने में मुझसे कोई डिटेल मिस हो जाती है तो उसे नजरअंदाज कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले अगर हम एक छोटी सी स्पॉइलर फ्री रिव्यू की बात करते हैं तो ये फिल्म अच्छी है। देखो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, वीएफएक्स वर्क, जो जंप स्केयर्स आते हैं वो सब काफी अच्छे हैं। बट द प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके कारण फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो फील हो सकता है। कई जगहों पे ऐसा फील होता है मानो कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही है। बट थैंकफुली सेकंड हाफ में ऐसी कोई इश्यूज नहीं है। सेकंड हाफ की कहानी फिल्म को तुरंत आगे लेके जाती है और जो हम क्लाइमेक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हमें मिला है। आखिरी के 20 मिनट्स काफी अच्छे थे। अब मेरा मानना है कि इन्होंने जानबूझकर फर्स्ट हाफ को इस तरह से ड्रैग किया है क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से वो जूडी नाम के कैरेक्टर को सेटअप करना चाहते थे। जूडी और कोई नहीं बल्कि वॉरेंस की बेटी है और जूडी को इसलिए सेटअप किया गया है क्योंकि आगे वाली मूवीज जो भी आएगी वहां शायद हम जूडी को ही मेन रोल में देखेंगे। मतलब वही इस फ्रेंचाइजी को आगे लेके जाने वाली है। इस पे हम थियरीज में थोड़ा और बात करेंगे कि ये चीजें कैसे होंगी। ओवरऑल आप इस फिल्म को थिएटर में जाके देख सकते हैं क्योंकि रिसेंटली जो कुछ कॉन्ज्यूरिंग फिल्म्स आई है या नन वाली फिल्म, उससे ये बेहतर है। लेकिन अगर आप इसे ओरिजिनल कॉन्ज्यूरिंग मूवी से कंपेयर करोगे तो नहीं, ओरिजिनल ही बेटर थी। इसी के साथ छोटी सी स्पॉइलर फ्री रिव्यू खत्म होती है और अब हम फिल्म की कहानी को जानेंगे। तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। तो फिल्म की कहानी 20 अप्रैल 1964 पे शुरू होती है, जहां हम यंग एड एंड लॉरेन वॉरेंस को देखते हैं। इनफैक्ट लॉरेन इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। ये लोग अपने पहले केस के लिए किसी एंटीक शॉप में जाते हैं जहां इनकी मुलाकात विक्टोरिया नामक एक लेडी से होती है। विक्टोरिया गेंजर का कहना था कि उसके पिता को ऐसा फील होता था मानो स्टोर के अंदर कोई उन पे नजर रख रहा हो। देन उनका कहना था कि कोई उन्हें फॉलो करता है, शॉप के डोर अपने आप क्लोज होते हैं, ओपन हो जाते हैं और उन्हें आवाजें तक सुनाई देती थी। विक्टोरिया इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन एक दिन जब वो शॉप के अंदर आती है तो वो अपने पिता को स्टोर में लटका हुआ पाती है, यानी कि वो खत्म हो गए। उस दिन के बाद से विक्टोरिया को भी इस स्टोर के अंदर अजीब चीजें फील होने लग गई थी, सेम वही चीजें जो कि उसके पिता को फील होती थी। और इसीलिए विक्टोरिया यहाँ वॉरेंस को मदद के लिए बुलाई है। लॉरेन, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है, वो तुरंत ही इस एंटीक शॉप के चीजों पे नजर डालना शुरू करती है और वो एक पीछे वाले कमरे में जाती है जहां पे बहुत सारे क्लॉक्स थे और एकदम से वो क्लॉक्स रुक जाते हैं। लॉरेन को ऐसा फील होता है कि मानो कोई उसे पुकार रहा है और यहाँ लॉरेन एक एंटीक मिरर को देखती है। इस मिरर की जो फ्रेम थी उस पे 3 हेड्स बने हुए थे। लॉरेन इस मिरर को टच करती है और उसके टच करते उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिरर क्रैक हो जाता है और उसके ठीक बाद लॉरेन के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। लॉरेन चिल्ला के यहाँ एड को बुलाती है और एड फौरन लॉरेन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि लॉरेन की अभी तुरंत डिलीवरी करवानी होगी, जो कि टाइम से पहले थी क्योंकि लॉरेन का जो ड्यू डेट था वो मई के अंदर था। जो भी हो, यहाँ डॉक्टर्स तुरंत लॉरेन की डिलीवरी करवाने लगते हैं और यहाँ लॉरेन को डिलीवरी रूम के अंदर भी एक घोस्ट दिखता है। इतना ही नहीं, डिलीवरी रूम का पावर तक चला जाता है। स्टिल डॉक्टर्स किसी तरह लॉरेन को पुश करवा के डिलीवरी करवाते हैं। अब डिलीवरी तो हो जाती है लेकिन बच्ची रो नहीं रही थी, यानी शायद ये बच्ची जीवित नहीं थी। ऐसे में लॉरेन अपनी बच्ची को पकड़ के रोना शुरू करती है और भगवान से प्रेयर्स भी करती है। तकरीबन 1 मिनट बाद एकदम से बच्ची रोना शुरू करती है, यानी कि बच्ची जिंदा हो गई थी या हम कह सकते हैं कि वो बच गई। खुश होकर लॉरेन अपनी बेटी का नाम जूडी वॉरेन रखती है। इसके बाद हमें जूडी के बड़े होने का एक मोन्टाज दिखाया जाता है और हम ये भी समझ पाते हैं कि जूडी को बचपन से ही कुछ डरावने विजन्स आते हैं। लॉरेन जूडी को इन विजन्स को सप्रेस करने के लिए कहती है। इनफैक्ट लॉरेन यहाँ जूडी को एक पोएम भी सिखाई है। मतलब जब भी जूडी फील करे कि उसको विजन्स आ रहे हैं, कुछ गंदा सा हो रहा है, तो वो इस पोएम को रिसाइट करे, अपने आप को काम डाउन करे और विजन को सप्रेस कर दे। पोएम वाज समथिंग लाइक लूसी लॉकेट लॉस्ट अ पॉकेट, किटी फिशर फाउंड इट, नॉट अ पेनी वाज इन इट,
only ribbon around it। इसके बाद जूडी आंख बंद करके कहती थी you are not there। देन जूडी को जो भी विजन्स आ रहे थे या जो भी हॉन्टिंग हो रही होती थी उससे जूडी को काफी रिलीफ मिल जाती थी। इस सीन से क्लियर था कि लॉरेन के पास जो पावर्स है सेम पावर्स कहीं ना कहीं जूडी के पास भी है, लेकिन लॉरेन अपनी बेटी को इन विजन्स को सप्रेस करने के लिए कहती है, पावर्स का इस्तेमाल करने नहीं देती। यहाँ से कहानी 1986 में आ जाती है और हम देख पाते हैं पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिटसन की कहानी। मतलब इस शहर में हम स्मर्ल फैमिली को देख पाते हैं। इस फैमिली में कुल 8 लोग हैं। सबसे पहले तो स्मर्ल फैमिली के माता पिता जैक एंड जैनेट स्मर्ल, देन इनकी 4 बेटियां जिनका नाम है डॉन, हेदर, शैनन एंड कैरन। और हाँ, जैक के जो माता पिता हैं वो भी इस घर में रहते हैं, तो हो गए कुल मिला के 8। और अगर 8 लोग एक छोटे से घर में रहेंगे तो घर में कितनी हलचल मचती होगी ये आप समझ ही सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हेदर की कॉन्फर्मेशन होने वाली है और चर्च में उसकी कॉन्फर्मेशन होती भी है। अब जिन्हें कॉन्फर्मेशन नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कॉन्फर्मेशन एक क्रिश्चियन संस्कार है जिसमें व्यक्ति अपने विश्वास को मजबूती से स्वीकार करता है और पवित्र आत्मा से भरपूर होता है। खैर, कॉन्फर्मेशन के बाद स्मर्ल्स घर के अंदर सेलिब्रेट करते हैं और ऐसे में हेदर के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसे एक मिरर गिफ्ट करते हैं। दोस्तों, ये वही मिरर है जिससे वॉरेंस का सामना 1964 में हुआ था और हेदर के ग्रैंड पेरेंट्स को ये मिरर एक स्वैप मीट के दौरान काफी सस्ते में मिल गया था। नाउ हेदर को ये मिरर उतनी कुछ खास पसंद नहीं आती, स्पेशली इस बात से कि मिरर पे ऑलरेडी एक क्रैक थी और ये क्रैक कैसे आई है वो आप जानते हैं। लॉरेन जब टच की थी तभी ये क्रैक आई थी। जो भी हो, हेदर इसके बाद अपना केक कट करने के लिए जाती है। उसमें कैंडल लगा होता है लेकिन कैंडल उसके ब्लो करने से पहले ही बुझ जाता है। मतलब कोई अनजान शक्ति उसके केक के कैंडल को बुझा दी थी और इसके बाद हेदर के ऊपर सीलिंग से लाइट गिर जाती है। इससे हेदर के सर में थोड़ी चोट भी आती है। इन सीन से हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि जब से मिरर इनके घर में आई है इनके घर में हॉन्टिंग्स शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ हम वॉरेंस को देखते हैं जो कि 1986 के दौरान नए केसेस वगैरह लेना छोड़ चुके हैं। रादर वो ट्रैवल करते हैं, हॉरर, सुपरनैचुरल, इन सभी चीजों पे लेक्चर्स देते हैं और मोस्टली उन्होंने नए केसेस को नहीं लेने का कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली बार एड को एक हार्ट अटैक आ गया था और इस हेल्थ कंडीशन में एड का नए केसेस को लेना सही नहीं होगा। लोग वॉरेंस के लेक्चर्स में उनका मजाक बनाते हैं क्योंकि इन जनरल लोग भूत प्रेत में नहीं मानते और ये बात जूडी को पसंद नहीं है। वैसे जूडी अब खुद बड़ी हो चुकी है और पिछले 6 महीने से वो एक बंदे को डेट कर रही है जिसका नाम है टोनी। जूडी को आज भी विजन्स आते हैं लेकिन वो वही पोएम गा के अपने विजन्स को सप्रेस करती है। तो एक रात रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त जूडी अपने पेरेंट्स को बताती है कि अगली जो एड की बर्थडे आ रही है जो कि काफी नजदीक है उसमें वो टोनी को भी इनवाइट की है। ये सुन के लॉरेन बहुत खुश थी लेकिन एड कहीं ना कहीं उतने खुश नहीं थे क्योंकि वो टोनी को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। वैसे डिनर के दौरान यहाँ जूडी को फिर से विजन आते हैं। इनफैक्ट लॉरेन भी यहाँ जूडी के कंधे पे एक घोंसली हाथ देखती है। लॉरेन इस चीज को इग्नोर कर देती है। वहीं अगर स्मर्ल फैमिली की बात की जाए तो उनके घर की हॉन्टिंग्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। लाइक जैनेट को घर के बेसमेंट में एक डरावना आदमी दिखता है लेकिन लाइट ऑन करने पे वहां बस एक तस्वीर थी। देन जैनेट को ऐसा भी फील होता है मानो कोई उसके टेलीफोन के वायर को खींच रहा हो। वहीं छोटी ट्विन सिस्टर्स अपनी डॉल सूजी को हवा में लेविटेट करते देखती है एंड वो लोग एक बूढ़ी औरत को भी देखती है जो कि काफी डरावनी थी और सूजी को होल्ड की हुई थी। नाउ एक रात हेदर अपनी बहन डॉन को बताती है कि उसे ऐसा लगता है मानो इस मिरर में जो 3 फेसेस है ना वो उसे ही घूरती हैं। ऐसे में डॉन और हेदर मिलके इस मिरर को बाहर कचरे में फेंक आती हैं। अगले दिन लोग कचरा उठाते हैं, इस मिरर को भी कचरे वाले गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी में जो प्रेसिंग सिस्टम होता है ना उसके कारण ये मिरर टूट जाती है। अब मिरर के टूटते ही घर के अंदर डॉन एकदम से खून की उल्टी करती है और इस उल्टी में ढेर सारे कांच के टुकड़े थे। दोस्तों, यहाँ हॉरर फिल्म के एक बहुत ही कॉमन ट्रोप को तोड़ा गया है। I mean, हम अक्सर कंप्लेन करते हैं ना कि अगर कैरेक्टर्स को शक होता है कि किसी चीज के अंदर हॉन्टिंग्स है, कुछ सुपरनैचुरल है, तो उस चीज को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते। वेल, यहाँ हेदर एंड डॉन तुरंत मिरर को फेंक दिए, मिरर डिस्ट्रॉय भी हो गया, लेकिन उसके बाद हॉन्टिंग्स कहीं ना कहीं बढ़ ही गई। मूविंग ऑन, हम एड की बर्थडे पार्टी देख पाते हैं जहां कई लोग आए थे जैसे फादर गॉर्डन, फिर जो ऑफिसर थे पुरानी कॉन्जरिंग मूवीज में ब्रैड हैमिल्टन। इनफैक्ट यहाँ जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को भी लेके आई थी ताकि वो अपने पेरेंट्स से टोनी को मिलवा सके। नाउ टोनी यहाँ काफी नर्वस था और हम जान पाते हैं कि टोनी पहले पुलिस में काम करता था बट फॉर सम रीजन वो पुलिस वाली नौकरी को छोड़ दिया और ऐसे में फिलहाल वो जॉब्स के बीच में है, कभी ये काम करता है कभी वो, कुछ स्टेबल नहीं है। अब पार्टी के दौरान जूडी एक बार कमरे में अकेली होती है जब उसे अपने पीछे रॉकिंग चेयर पे एनाबेल डॉल दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जूडी तुरंत अपने थॉट्स को सप्रेस करती है वही पोएम गा के और अगले ही क्षण एनाबेल गायब थी। तभी कमरे में टोनी आता है, जूडी से बात करता है, ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
और किस के दौरान ही लॉरेन कमरे में आ जाती है, जो कि टोनी को एड के पास जाने को कहती है गराज में। इसके बाद लॉरेन यहाँ जूडी को कन्फ्रंट करती है, सेइंग कि आजकल तुम्हें विजन्स कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली आने लग गए हैं। जूडी इस बात को हल्के में टाल देती है। ना गराज में एड और टोनी टेबल टेनिस खेलते हैं, जहां पे एड जीत जाता है और सबके जाने के बाद टोनी अपनी एक सीक्रेट एड और लॉरेन के सामने रिवील करता है। दरअसल टोनी अपने साथ एक एंगेजमेंट रिंग लेके घूम रहा था ताकि मौका पाके वो जूडी को प्रपोज कर सके, और प्रपोजल से पहले वो एड और लॉरेन की ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। लॉरेन तो इससे बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एड को थोड़ा शक था। वो कहने लग जाते हैं कि अभी तुम दोनों को जाने सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इट नीड्स मोर टाइम एंड ऑल दैट। तभी एकदम से जूडी यहाँ आती है, जो कि ये सब देख लेती है, और प्रपोजल रिंग यानी एंगेजमेंट रिंग देख के जूडी बहुत ज्यादा खुश थी। वैसे में वहीं पे रैंडमली प्रपोजल हो जाता है, जिसके लिए जूडी हाँ भी कह देती है। सो यस, एवरीवन वाज हैप्पी, और पार्टी के एंड में फादर गॉर्डन यहाँ एड से बात करते हैं। वो बताते हैं कि पेंसिल्वेनिया में एक स्मर्ल फैमिली है जो कि हॉन्ट हो रही है काफी टाइम से, तो क्या एड इस केस को लेंगे। अब इससे पहले एड कुछ कहते, लॉरेन यहाँ आती है और कहती है कि हम अब केसेस नहीं लेते। वहीं स्मॉल फैमिली की बात की जाए तो उनके घर में हॉन्टिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। इनफैक्ट उनकी बात चर्च तक भी पहुंच गई थी। ऑल्दो चर्च से अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था, क्योंकि उनके प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, वो लोग काफी कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। हॉन्टिंग्स जैक तक भी पहुंच गई थी, जहां वो एक रात एक औरत की घोस्ट अपने बिस्तर के पास देखता है। इनफैक्ट जैक तो हवा में लेविटेट होकर काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाता है। वहीं हेदर अपने कॉन्फर्मेशन वाले दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही होती है, और एक पर्टिकुलर फ्रेम पे जब वो वीडियो को पॉज करती है तो वहां वो क्लियरली देख पाती है कि उसके केक के ऊपर जो कैंडल था ना, उसको एक आदमी ब्लो किया है, एक अनजान आदमी का चेहरा था। तभी एकदम से वही आदमी हेदर के सामने आ जाता है, और उस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी था, जिससे वो हेदर पे अटैक करता है। हेदर चिल्लाती है, जिसके बाद फैमिली के सभी लोग हेदर के पास आते हैं, एंड एज एक्सपेक्टेड तब तक ये आदमी गायब था। इनफैक्ट हेदर के जो पापा पैरालाइज होकर लेविटेट हो रहे थे, वो भी नॉर्मल होके आते हैं। अब देखा जाए तो अब तक घर में सभी के साथ कुछ न कुछ असाधारण हो चुका था, और घर में सभी इस हॉन्टिंग से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ये लोग मोटेल भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि 8 लोगों को मोटेल में रखने का खर्चा बहुत आएगा, जो कि फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। थक हार के जैक और जैनेट मीडिया के पास जाके ये सारी बातें बताते हैं, और कुछ ही दिनों में इनकी बात पूरी मीडिया में फैल चुकी थी। ये लोग शोज में आने लग गए थे, वहां अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। दिन इनके घर के सामने हमेशा मीडिया हाउस वाले खड़े रहते थे, और ये सब एक सर्कस जैसा बन गया था, जहां सबको कुछ न कुछ बोलना था इस टॉपिक पे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इसे बस एक होक्स मान रहे थे। हॉन्टिंग्स इस हद तक बढ़ गई कि जैक की मां को एक घोस्ट सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इसी बीच फादर गॉर्डन इनके घर आते हैं, और वो होली वाटर छिड़क छिड़क के घर को क्लींस करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो ये वाटर बेसमेंट में छिड़कते हैं तो ये वाटर गर्म होके वेपराइज हो रहा था। ये देख के फादर गॉर्डन समझ जाते हैं कि इस घर में वाकई कोई बहुत ही पावरफुल स्पिरिट या डीमन है, और वो तुरंत ये कहते हुए इस घर से निकलते हैं कि वो चर्च जाएंगे, वहां से मदद लेके आएंगे, सारी अप्रूवल्स लेके। वहीं दूसरी तरफ जूडी अपनी शादी की प्रिपरेशन कर रही होती है। वो एक ड्रेस को ट्राई करती है, ट्रायल रूम में ड्रेस पहनती है, लेकिन तभी उसके ड्रेस के अंदर एक बूढ़ी घोस्ट घुस जाती है, जो कि निकल के जूडी को हॉन्ट करती है। देन मिरर में जो जूडी की परछाई थी, वो मिरर को नॉक करते हुए जूडी पे हमला कर देती है। ऐसे में जूडी चिल्लाती है, और ऐन वक्त पे लॉरेन आती है ट्रायल रूम के अंदर, और वो जूडी को अपने होश में लाती है। अब तक हॉन्टिंग्स भी बंद हो जाती है। अब दोस्तों, जो बूढ़ी घोस्ट जूडी पे हमला की थी, उसे हम स्मर्ल फैमिली को भी हॉन्ट करते देखे हैं। कुल मिलाकर हम यहाँ 3 घोस्ट्स को देख पा रहे हैं। एक आदमी का घोस्ट है, एक यंग औरत का घोस्ट है, और एक बूढ़ी औरत का। खैर, अब अगर हम फादर गॉर्डन की बात करें तो वो तुरंत बिशप मकीन से मिलने जाते हैं। फादर चाहते थे कि स्मॉल फैमिली के केस को आगे बढ़ाया जा सके, और ऐसे में वो मकीन के सेक्रेटरी से बात भी करते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ फादर के साथ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। जैसे सबसे पहले जो सेक्रेटरी थी वो ही गायब हो जाती है। देन कमरा थोड़ा डार्क होता है, डोर्स वगैरह अपने आप बंद हो जाते हैं, और यहाँ एक सुपरनैचुरल एंटिटी फादर को हॉन्ट करना शुरू करती है। फादर खुद को डिफेंड करते हैं एक क्रॉस की मदद से, लेकिन इस क्रॉस में आग लग जाती है, और इससे फादर का हाथ भी कहीं ना कहीं जल जाता है। इन द एंड फादर डीमन से पजेस हो जाते हैं, या फिर डीमन उनके ऊपर हावी होता है, और ऐसे में फादर मॉपिंग मशीन होता है ना, उसका वायर लेते हैं और खुद के साथ गलत करते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। खैर, अगले सीन में हम वॉरेंस को देखते हैं, जहां पे एड टोनी के साथ बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ एड टोनी को अपने घर का बेसमेंट दिखाता है, मतलब वही जगह जहां पे एड सारे हॉन्टेड चीजों को रखते हैं, जो कि फिलहाल म्यूजियम बन चुका है। तो मैं इस वीडियो में उसे म्यूजियम ही कहूंगा, मतलब वॉरेंस का म्यूजियम। एड बताते हैं कि इन हॉन्टेड चीजों को इसी तरह से कंटेन करके रखा जा सकता है, जैसे जिनी को एक बॉटल में पकड़ा जाता है, क्योंकि इन हॉन्टेड चीजों को डिस्ट्रॉय करने का परिणाम और भी भयानक हो सकता है। अभी एकदम से लॉरेन और जूडी यहाँ पे आती है, और वो एकदम टूटी हुई दिख रही थी। बेसिकली इन्हें फादर गॉर्डन के गुजर जाने की न्यूज मिल गई थी, जिससे सभी टूट जाते हैं।
तो इसके बाद हमें फादर गॉर्डन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां काफी सारे लोग आए थे, इंक्लूडिंग वॉरेंस और टोनी भी था। फ्यूनरल के बाद जूडी फादर गॉर्डन के कॉफिन को टच करती है एंड अचानक से उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसके बारे में वो अपने माता पिता को नहीं बताती। अब यहाँ वॉरेंस की मुलाकात फादर जीगलर से होती है, जो कि बताते हैं कि फादर गॉर्डन एक्चुअली में पेंसिल्वेनिया गए थे और वहीं पे समाप्त हुए। और ये सुन के वॉरेंस को कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि फादर गॉर्डन जो समाप्त हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं स्मर्ल हॉन्टिंग से कनेक्शन है। खैर, इसके बाद लॉरेन जब अपने घर के सिंक को अनक्लॉग कर रही होती है, अब एकदम से सिंक के अंदर खून भर जाता है और ओवरफ्लो होता है। सिंक के अंदर लॉरेन को अपनी लॉकेट मिलती है जिसके अंदर जूडी की फोटो थी एंड इट वाज अ क्लियर साइन कि जूडी किसी तरह के खतरे में है और यही हिंट लॉरेन को मिल रहा है। लॉरेन तुरंत घर में जूडी को खोजती है, लेकिन टोनी से उसे पता लगता है कि जूडी पेंसिल्वेनिया चली गई है, वो भी स्मर्ल फैमिली के घर में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वॉरेंस और टोनी फाइनली स्मर्ल फैमिली के घर पे पहुंचते हैं और मीडिया उनके पीछे दौड़ती है। मीडिया को इग्नोर करते हुए यहाँ वॉरेंस स्मर्ल फैमिली से मिलते हैं और वॉरेंस का यहाँ प्लान सिंपल था। वो किसी तरह की एग्जॉर्सिज्म या फिर केस को लेने नहीं आए थे, रादर वो सिर्फ जूडी को यहाँ से वापस ले जाते और किसी तरह से केस में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जूडी खुद यहाँ अड़ जाती है कि बिना स्मर्ल फैमिली की मदद किए वो यहाँ से नहीं जाएगी। ऐसे में अंततः न चाहते हुए भी एड एंड लॉरेन दोनों को मानना पड़ता है कि ठीक है, हम भी स्मर्ल फैमिली की मदद करेंगे, उनके केस को लेंगे। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि जब जूडी फादर गॉर्डन के कॉफिन को टच करी थी तो उसे फादर के खत्म होने वाले सारे इवेंट्स दिखे थे विजन के अंदर। तभी वो उस घटना को स्मर्ल फैमिली से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि फादर गॉर्डन स्मर्ल फैमिली से मिले थे और इसीलिए जूडी स्मर्ल फैमिली के घर तक आई है ताकि वो इनकी मदद कर सके। मोरओवर कहीं ना कहीं डीमन जो है वो जूडी को अपने पास लाना चाहता है, क्योंकि डीमन का जूडी के साथ हिस्ट्री रहा है। याद हो अगर बर्थ हुआ था किस तरह से जूडी का, तो हाँ, ये चीजें आके आपस में मिल गई हैं और अब वॉरेन स्मर्ल फैमिली की मदद करेंगे। तो अब क्योंकि वॉरेंस ऑफिशियल इस केस पे आ गए थे, तो वो स्मर्ल फैमिली के मेंबर्स से उनकी स्टेटमेंट लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया किस तरह की हॉन्टिंग्स हो रही है। इसी बीच हम टोनी के पास्ट के बारे में भी जान पाते हैं, स्पेशली ये बात कि टोनी आखिर क्यों पुलिस वाली जॉब को छोड़ दिया था। टोनी एड को बताता है कि वो ब्लूमफील्ड में एज ए कॉप नौकरी पे था और एक दिन उसे फोन आता है कि आसपास कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। टोनी उस जगह पे पहुंचता है, घर का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन एकदम से दरवाजा तोड़ते हुए एक आदमी शॉटगन लिए निकलता है और वो टोनी पे न सिर्फ शॉटगन तान देता है बल्कि चला भी देता है, बट लकीली चलती नहीं शॉटगन। ऐसे में टोनी को मौका मिल जाता है कि वो आदमी को गिरा सके, उसे अरेस्ट कर सके एंड ऑल दैट। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि टोनी का पार्टनर उसे बताता है कि एक्चुअली शॉटगन लोडेड थी, उसमें गोलियां भी थी, किसी माल फंक्शन के कारण वो चली नहीं। यानी कि टोनी बाय लक उस दिन बचा, वरना वो पक्का समाप्त हो जाता। ऐसे में टोनी अगले ही दिन पुलिस वाली जॉब को छोड़ दिया। देन वो तुरंत रिंग खरीद लिया ताकि वो जूडी को प्रपोज कर सके, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन इस घर में अपने विजन्स की मदद से यहाँ की स्पिरिट्स को भांप रही थी और हम देख पाते हैं कि जूडी भी इन चीजों को फील कर रही थी, लेकिन लॉरेन अगेन उसे रोकती है। लॉरेन घर के बेसमेंट में जाती है, जहां से उन्हें इस घर के पास्ट के बारे में पता चलता है। वो तुरंत एड को बाहर जाके इस बारे में बताती है। दरअसल काफी साल पहले इस जगह पे घर नहीं था, रादर फार्म लैंड था। तब यहाँ हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे, जो कि दोनों काफी ज्यादा वाइल्ड लोग थे। वाइफ का चक्कर किसी दूसरे इंसान से चल रहा था और जब हस्बैंड को ये बात पता चली तो वो एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी बीवी को समाप्त किया। इतना ही नहीं, वो वहां रह रही एक एल्डरली मदर को भी समाप्त किया और खुद को भी खत्म किया। तो इन तीनों की ही आत्माएं हमें बार बार घर में दिख रही हैं, एक आदमी की, एक बूढ़ी औरत, एक यंग औरत। बट द रियल ट्विस्ट इज कि ये तीनों आत्माएं तो शतरंज के बस प्यादे हैं, क्योंकि इन्हें कंट्रोल कोई और कर रहा है। ये काम एक डीमन का है जो कि वॉरेंस को लॉर्ड करके यहाँ लाना चाहता था। यानी कि ये जो डीमन है वो वॉरेंस का इंतजार कर रहा है। हाँ, वही मिरर वाला डीमन। इनफैक्ट ये डीमन इतना पावरफुल है कि वो लॉरेन के विजन्स तक को ब्लॉक कर रहा है। नाउ इसी सब के बीच जूडी को ऐसा लगता है कि लॉरेन उसे ऊपर बुला रही है। ऐसे में जूडी घर के एटिक में जाती है, जहां पे वो उस मिरर को पड़ा हुआ पाती है। जी हाँ दोस्तों, मिरर में क्रैक था और वॉल पे चॉक से लिखा हुआ था मिस मी क्वेश्चन मार्क। इट वाज क्लियर कि ये एनाबेल का रेफरेंस था। और इसके बाद जूडी को कैरिन की आवाज आती है, जिसको फॉलो करते हुए वो एक कमरे में जाती है। इस कमरे में जूडी को एनाबेल डॉल दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ये एनाबेल डॉल साइज में एकदम बड़ी हो जाती है और जूडी के पीछे भागना शुरू करती है। वो जूडी पे हमला करती है, लेकिन जूडी किसी तरह भागती है और इस भाग दौड़ में जूडी के सर पे चोट आती है। तभी वॉरेंस भी यहाँ आ जाते हैं और इस पॉइंट पे जूडी उनसे कहती है कि इस घर के एटिक में कुछ तो सुपरनैचुरल है। वॉरेंस फौरन एटिक में जाते हैं और उन्हें वहां वही सुपरनैचुरल मिरर दिखता है। इसे देख वॉरेंस शॉक में थे। इनफैक्ट हेदर और डॉन भी शॉक में थे, क्योंकि इन्होंने क्लियरली इस मिरर को बाहर फेंका था। लॉरेन यहाँ इस मिरर को टच करती है और वो कहती है कि यहाँ कुछ तो बदला है, समथिंग्स चेंज्ड। इसके बाद वॉरेन स्मर्ल्स को बताते हैं कि कैसे ये मिरर उनके पहले केस से रिलेटेड है और उस केस को वॉरेंस कभी सॉल्व नहीं किए थे, इनफैक्ट छोड़ के भाग गए थे।
क्यों? क्योंकि वॉरेंस उस वक्त काफी यंग थे और जूडी के बर्थ में जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे उसके बाद वो उस केस को लेना नहीं चाहते थे। यानी कि वॉरेंस को आज तक ये नहीं पता कि पहली सीन में हम जिस विक्टोरिया नामक लड़की को देखे थे उसके साथ क्या हुआ। जो भी हो, यहाँ वॉरेंस स्मर्ल्स को वादा करते हैं कि वो उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। सो द प्लान वाज कि ये लोग मिरर को ढक देंगे, देन बेल्ट से बांध देंगे ताकि टोनी और एड इस मिरर को कार में रख के वॉरेंस के घर वाले म्यूजियम तक ले जाए और वहां लॉक कर दे। रूल वो सिंपल कि किसी भी हालत में मिरर में नहीं देखना है। लेकिन जैसे ही जैक और एड मिरर को एटिक से उठा के नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ये मिरर काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। इतना ही नहीं, मिरर के ऊपर जो बेल्ट बंधे थे वो अपने आप खुल जाते हैं और मिरर का कवर भी हट जाता है। ऐसे में जैक मिरर में देख लेता है जिससे वो हॉन्ट होता है और वो गिर के सीधा एटिक से नीचे आ जाता है। अब एड अकेले इस भारी मिरर को पकड़ नहीं पाते जिससे मिरर उनके हाथ से छूटती है और एटिक से नीचे सीधा जैक के पैर पे गिर जाती है। तो हाँ, जैक का जो लेग है वो इंजर हो चुका है। इसी के पैरेलल में जूडी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इनफैक्ट उसके नाक से खून निकलने लग गया था। वहीं टोनी का कार ऑन ही नहीं हो रहा था। टोनी किसी तरह कार को ऑन करता है, जबरदस्ती चलाते हुए स्मॉल फैमिली के घर तक लाता है, लेकिन तभी एकदम से उसे बूढ़ी औरत की आत्मा रोड पे दिखती है जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है और कार एक्सीडेंट कर जाती है। टू मेक इट वर्स, यहाँ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। इसी सब के बीच लॉरेन पाती है कि जूडी पॉजेस हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जूडी के अंदर का डीमन क्लियरली कहता है कि वो इतने साल जूडी का ही इंतजार किया है। जूडी यहाँ बहुत ही क्रीपी वे में अपनी बचपन वाली वही पोएम गाती है। जूडी यहाँ अपने ही माँ लॉरेन पे हमला करके उन्हें बेसमेंट में गिरा देती है। देन जूडी घर के कुत्ते साइमन पे हमला करती है। उसे हवा में लेविटेट करा के दीवार पे पटक देती है। जूडी इतने पे भी नहीं रुकती, इनफैक्ट वो अपने पिता एड तक पे हमला करती है। वहीं लॉरेन जो कि बेसमेंट में गिर गई थी, उसके ऊपर वही कुल्हाड़ी वाला आदमी हमला कर देता है और पूरे बेसमेंट में खून भर गया था। इससे पहले कि ये कुल्हाड़ी वाला आदमी लॉरेन पे वार कर पाता, टोनी किसी तरह घर को ओपन करके घर के अंदर आता है और लॉरेन को बेसमेंट में बचाता है। अब एड की बात की जाए तो उसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। वो बहुत ज्यादा हांफ रहा था और ऐसे में एड को कुछ टैबलेट्स लेने पड़ते हैं जो दवाइयां थी उसकी। इसके बाद एड स्मॉल फैमिली के सभी मेंबर्स को घर से बाहर जाने को कहता है क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा था। स्मॉल्स फौरन घर के बाहर चले जाते हैं, यानी कि घर के अंदर अब सिर्फ वॉरेंस थे, उनके साथ टोनी था और उन्हें ही लड़ना था इस मिरर से। तो सबसे पहले वॉरेंस और टोनी जूडी को ढूंढते हैं जो कि घर के एटिक में लटकी हुई थी। जूडी खत्म हो जाती लेकिन टोनी किसी तरह उसे होल्ड करता है। मीनवाइल एड एक चाकू से रस्सी को काटते हैं। रस्सी के कटते ही सभी एटिक से नीचे गिरते हैं और इस फॉल से साथ ही लटकने से जूडी इतनी ज्यादा इंजर हो गई थी कि उसकी पल्स रुक जाती है। एड यहाँ जूडी को सीपीआर देते हैं लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता। एड के थकने के बाद टोनी जूडी को सीपीआर देता है जिसके बाद जूडी वापस अपने होश में आती है। मतलब जूडी सिर्फ होश में आके अपनी आंखें ही नहीं खोली है बल्कि वो अब पजेस्ड भी नहीं है। और ये सीन बहुत ही क्लेवर था क्योंकि यहाँ दिखाया गया कि कैसे एड अब बूढ़े हो चुके हैं और उनका जो काम है वो उन्हें अब किसी और को सौंपना होगा और इस काम के लिए टोनी सही है। और हाँ, ये सीन कहीं ना कहीं जूडी के जन्म से भी रिजेंबल करता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो जूडी का स्टिल बॉर्न हुआ था। वो 1 मिनट तक जिंदा नहीं थी लेकिन फिर अचानक से जिंदा हुई और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ जहाँ जूडी मानो समाप्त हो गई थी बट देन अचानक से वो जिंदा हो गई। इस पॉइंट पे मिरर हवा में लेविटेट करता है, देन तेजी से घूमता है। देन ये मिरर टोनी पे हमला करके उसे चोटिल करने लगता है। एड तुरंत अपनी बुक लाके एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं लेकिन इसका मिरर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट ये मिरर इस बुक को ही जला देता है। मिरर के अंदर हम एड की डिमोनिक परछाई देख पा रहे थे और ये डिमोनिक परछाई कहती है कि आज तो टोनी खत्म होगा ही। एक पॉइंट पे ऐसा लगता है मानो टोनी वाकई नहीं बचेगा, लेकिन वॉरेंस उसे बचाने की कोशिश किए जा रहे थे। अगेन दिस सीन रिप्रेजेंट्स कि कैसे ये लोग टोनी को एक्सेप्ट कर चुके हैं एज ए वॉरेन, मतलब अपनी फैमिली में। तो हाँ, टोनी खत्म होने वाला है लेकिन तभी लॉरेन अपनी बेटी जूडी से कहती है कि तुम्हारी जो विजन है, तुम्हारी जो पावर्स है उसे अपना लो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पहली बार लॉरेन अपनी बेटी जूडी से अपनी पावर्स को यूज करने कह रही है। मतलब उनसे दूर मत भागो, डोंट लुक अवे, डू नॉट शट इट डाउन। और ऐसे में ये तीनों वॉरेंस मिलकर टोनी को बचाने जाते हैं, यानी कि मिरर को टच करते हैं। मिरर को टच करना मतलब ये लोग मिरर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और मिरर में हम क्लियरली इनके डिमोनिक वर्जन्स को भी देख पाते हैं जो कि फाइट बैक कर रहे थे। अब मिरर इनके टच से क्रैक होना शुरू होता है और जैसे जैसे ये लोग टच किए जा रहे थे मिरर के अंदर क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे। फाइनली वॉरेंस के ताकत के सामने डिमोनिक पावर नहीं टिक पाती और मिरर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। मतलब हम मान सकते हैं कि मिरर के अंदर जो डीमन है वो फाइनली एक्सोरसाइज हो चुका है। इनफैक्ट मिरर पे जो 3 फेसेस लगे हुए हैं ना, उस पे भी हम क्रैक आते हुए देखते हैं और मिरर के अंदर से वेपर जैसा कुछ निकलता है, डिपिक्टिंग कि इसके अंदर जो डीमन है वो निकल चुका है, या अगर निकला नहीं है तो एटलीस्ट पैसिफाई तो हो ही चुका है। तो हाँ, टोनी फाइनली बच गया और कहीं ना कहीं अब वो वॉरेंस फैमिली का हिस्सा है।
इसके बाद हम एड और टोनी को देखते हैं जो कि फाइनली इस मिरर को लेके वॉरेंस वाली म्यूजियम में लॉक कर दिए हैं। इस पॉइंट पे एड म्यूजियम की टोनी को दे देता है। एंड अगेन लाइक आई सेड, ये डिपिक्ट करता है कि एड फाइनली टोनी को ना सिर्फ अपनी फैमिली का हिस्सा मान रहा है बल्कि टोनी को अपने सक्सेसर के रूप में देख रहा है। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि एड की लेगेसी को आगे लेके जाएगा। फिर आगे के सीन में हम टोनी और जूडी की शादी भी देख पाते हैं। यहाँ वो सभी लोग आए थे जिनकी हेल्प वॉरेंस किए थे। लाइक फर्स्ट कॉन्जरिंग मूवी थी ना, वहां के सारे लोग, देन जितने भी कास्ट मेंबर्स में इंपॉर्टेंट पीपल थे वो सब, इनफैक्ट जो एक्टर नन प्ले की हैं वो भी दिखी। इतना ही नहीं, हमें डायरेक्टर तक दिख जाते हैं, जेम्स वॉन भी दिख जाते हैं। मैरिज के बाद जो डांस वगैरह होता है उसके दौरान लॉरेन एड से कहती है कि उसे एक बहुत ही बढ़िया विजन आया है। विजन ये था कि वॉरेंस को ग्रैंड किड्स होंगे, यानी कि जूडी और टोनी के बच्चे होंगे। देन वॉरेंस बुक लिखेंगे जो कि बहुत टेरिबल से बुक होगी, स्टिल वो लोग बुक लिखेंगे। देन ये लोग अपनी नॉलेज को पास ऑन करेंगे, जो कुछ भी ये लोग सीखे हैं हॉन्टिंग के बारे में ओवर द इयर्स। फिर लाइफ में नॉर्मल एडवेंचर्स करेंगे, जैसे बाइक राइड पे जाना, ना कि घोस्ट वाले एडवेंचर्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग लोगों की मदद करना नहीं छोड़ेंगे। मतलब रियल केसेस अब नहीं लेंगे, फील्ड वर्क पे नहीं जाएंगे, लेकिन फोन पे लोगों की मदद जरूर करेंगे। यहीं पे फिल्म खत्म होती है, जिसके बाद हमें टेक्स्ट में लिख के कुछ इन्फो दी जाती है। लाइक स्मॉल फैमिली उस घर में 3 साल और रहे, जिसके बाद वो लोग घर चेंज किए, लेकिन उन 3 सालों में उनके साथ कुछ हॉन्टिंग्स वगैरह नहीं हुई। फिर एड हार्ट अटैक के कारण 79 की एज में चल बसे। वहीं अगर लॉरेन की बात की जाए तो उनकी मौत नेचुरली हुई थी 92 के एज में। यहाँ हम व्यूअर्स को एड और लॉरेन के रियल फोटोज दिखाए जाते हैं, उनके रियल लाइफ केसेस के बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स दिखाए जाते हैं, चाहे वो केस पहली कॉन्जरिंग मूवी की हो, दूसरी कॉन्जरिंग मूवी की, या जो भी केस होता है उसकी रियल लाइफ फुटेजेस हम देख पाते हैं एंड मेनी फोटोज। देन क्रेडिट्स रोल होता है और क्रेडिट के एंड में हम रियल एड को इस रियल मिरर के पास देख पाते हैं। टेक्स्ट वगैरह में लिखा था कि ये मिरर दूसरे हॉन्टिंग चीजों को कॉन्ज्योर करने या पैसिफाई करने इस चीज के लिए काम किया जाता है, जिस वजह से इस मिरर को कॉन्ज्योरिंग मिरर भी कहते हैं। और यहीं पे फिल्म फाइनली एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कॉन्ज्योरिंग लास्ट राइट्स फिल्म की पूरी कहानी। और कहानी सुन के आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ एपिक एंडिंग ही नहीं है, बल्कि यहाँ टोनी और जूडी के कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से सेट किया गया है। यही लोग वॉरेंस की लेगेसी को आगे लेके जाएंगे, स्पेसिफिकली फिल्म्स के अंदर। मतलब आगे भी फिल्म्स आ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि इस फिल्म के साथ कॉन्ज्योरिंग यूनिवर्स का पहला फेज खत्म हुआ है, और फेज 2 में मोस्टली हम टोनी और जूडी को देख पाएंगे, जो लोग शूज फिल कर रहे होंगे एड और लॉरेन वॉरेंस का। एंड देन इनकी केसेस हमें दिखाई जाएंगी, जो कि हो सकता है रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो या फिर पूरी फिक्शनल ही कहानी हो। अब फिल्म के स्टार्ट से ही समझ पाते हैं कि जूडी के अंदर एग्जैक्टली वही पावर्स या विजन्स उसे आती हैं जो कि लॉरेन के पास है। लेकिन बचपन से लॉरेन जूडी के इन विजन्स को दबाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि लॉरेन नहीं चाहती थी कि जूडी भी उनकी तरह हमेशा घोस्ट्स वगैरह से घिरी रहे। वो जूडी को एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी, जहां जूडी इन पैरानॉर्मल चीजों से अलग रहे। लेकिन होता वही है जो कि भाग्य में लिखा होता है, यानी कि जूडी भी उसी पाथ पे चलने वाली है जिस पे लॉरेन चली। एंड में जूडी अपने विजन्स या अपने पावर्स को एम्ब्रेस की, और कहीं ना कहीं उसकी मदद से ही इस मिरर को हराया जा सका। वो अपने डर को ओवरकम की और फाइनली जीत पाई। अब फिल्म में हम एनाबेल को भी देखते हैं, एंड दिस मेक्स अस वंडर कि क्या फिल्म में वाकई एनाबेल भी थी। वेल, मेरा मानना है कि फिल्म के अंदर एनाबेल को एज ए मार्केटिंग मटेरियल यूज किया गया है। मतलब एनाबेल के जितने भी शॉट्स थे वो मोस्टली हम ट्रेलर में भी देखे थे, उससे कुछ ही ज्यादा मूवी में है। इससे व्यूअर्स अट्रैक्ट हुए। इनफैक्ट मेरा मानना है कि जो एनाबेल हमें फिल्म के अंदर दिखी है वो भी रियल एनाबेल नहीं थी, रादर ये सब मिरर वाले डीमन की छल कपट थी। मतलब ये मिरर काइंड ऑफ विजन जूडी को दिखा रही थी एनाबेल से डराने के लिए। जूडी कहीं ना कहीं एनाबेल से डरती थी, और यही रीजन है कि एनाबेल जूडी को बार बार दिखाई गई। वहीं अगर आप ध्यान दें तो एड और लॉरेन को एनाबेल नहीं दिखी। ये पैटर्न हमने कहीं ना कहीं द नन मूवी में भी देखा था, जहां वैलक लॉरेन के फियर को मैनिपुलेट कर रही थी। मतलब ये मिरर जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती है, जिससे वो डरते हैं, उन चीजों को भी दिखा सकती है, और इससे कहीं ना कहीं मिरर और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ना फिल्म में ये बताया नहीं गया है कि मिरर के अंदर कौन सा डीमन था, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये शायद और कोई नहीं बल्कि लूसीफर हो सकता है। कैसे? वेल, डांटेज इन्फर्नो यानी डिवाइन कॉमेडी में डांटे ने लूसीफर यानी सेटन को डिस्क्राइब किया है एज अ ह्यूज डीमन विथ 3 फेसेस या हेड्स, जहां हर फेस एक अलग कलर का था। हर एक माउथ में वो एक अलग ट्रेटर को चबा रहा था, जो कि थे जूडस, ब्रूटस एंड कैसियस।
अब फिल्म में जो मिरर था उसमें 3 चाइल्ड फेसेस बार बार बोला गया है, और अगर हम स्पेसिफिकली 3 चाइल्ड फेसेस पे जाते हैं तो ऐसा कोई डीमन मैच नहीं करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ 3 फेसेस बोले या फिर मल्टी फेस्ड डीमंस, तो ऐसे में हम कई जगह पे इसे जोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं इसे लूसीफर से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसे भी मल्टीपल फेस्ड बोल के दर्शाया गया है, और ये मल्टीपल फेस सिंबॉलिक होता है धोखा, डुअलिटी या मल्टीपल सिन से। तो हाँ, फिल्म में जो मिरर हमें दिखाया गया है और उसके ऊपर जो 3 फेसेस हैं फ्रेम पे, उसे हम सिंबॉलिक मान सकते हैं। क्रिश्चियन डिमोनोलॉजी में डांटेज इन्फर्नो के अंदर लूसीफर को एक 3 फेस्ड डीमन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जो होली ट्रिनिटी का उल्टा वर्जन है। यानी जहां फादर, सन और होली स्पिरिट एक डिवाइन यूनिटी को दिखाते हैं, वहीं लूसीफर का 3 फेस्ड फॉर्म एक एंटी सैक्रामेंट सिंबल बन जाता है। शायद इसी वजह से मिरर को कॉन्जरिंग मिरर बोला गया है, क्योंकि ये डिवाइन सिंबल्स को करप्ट करता है और एक पावरफुल डिमोनिक नेक्सस बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में हेदर की कॉन्फर्मेशन रिचुअल दिखाई गई है, और ये एक सेक्रेड क्रिश्चियन सेरेमनी है। ध्यान दीजिए, इसी दिन उसके घर पे मिरर गिफ्ट होता है और पहली हॉन्टिंग शुरू हो जाती है। ये अगेन कहीं ना कहीं मेल खाता है इस बात से कि फिल्मों में या इन जनरल हमें बताया जाता है कि डीमन जानबूझ के इस तरह की जो होली रिचुअल्स होती है ना, उन्हें टारगेट करता है। जहां नॉर्मली होली स्पिरिट डिसेंड करते हैं, उन्हीं को डीमन अपना टारगेट बनाता है। ये एक डेलिबरेट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है इन द मूवी। मतलब एक तरफ है सेक्रेड कन्फर्मेशन और दूसरी तरफ डिमोनिक करप्शन। ये फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन को कहीं ना कहीं गुड बाय कहती है, उन्हें एक फेयरवेल देती है, क्योंकि स्मॉल फैमिली वाली केस ही उनकी मेजर आखिरी केस थी। इनफैक्ट जो वेडिंग वाला सीन था जूडी एंड टोनी का, उसके अंदर हम कॉन्जरिंग यूनिवर्स के सारे मेजर कैरेक्टर्स को देख पाते हैं। स्मॉल केस को ही कॉन्जरिंग के फेज 1 के एंड के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये केस रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी। इनफैक्ट रियल केस के अंदर भी चर्च इनिशियली काफी ज्यादा रिलक्टेंट था। ये एक सिंबॉलिक चॉइस भी है। पूरा कॉन्जरिंग यूनिवर्स अब तक फेथ वर्सेस डाउट के थीम्स पे ही चल रहा है, और स्मॉल केस उसका पीक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। Now, as I said, मेरा मानना है कि फेज 2 के अंदर कॉन्जरिंग यूनिवर्स में कहीं ना कहीं टोनी और जूडी पे फोकस होगा, जहां बैटल सेम होंगे, मतलब लड़ना डीमन से ही है लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। एंड क्रेडिट्स में भी हमें एक हिंट दिया गया है कि ये मिरर जो है वो काइंड ऑफ अब एक नेक्सस ऑब्जेक्ट बन चुका है। मतलब एक ऐसा मिरर जो कि दूसरे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स को कॉन्ज्योर करने की क्षमता रखता है, उन ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। ये खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। मतलब फ्यूचर फिल्म्स में हो सकता है कि ये मिरर का डीमन खुद तो सामने नहीं आएगा, मिरर खुद विलन नहीं होगा, लेकिन ये एक हब की तरह एक्ट कर सकता है जिससे नए डीमंस या फिर नए विलन्स क्रिएट होंगे। इसलिए ये जो लास्ट राइट्स मूवी है, ये बस एक फेयरवेल नहीं है, रादर ये एक ट्रांजिशन फिल्म है जो कि फेज 1 से हमें फेज 2 की तरफ ले जाएगी, यानी पिछली जनरेशन से नई जनरेशन की तरफ। अब जैसा हम सब जानते हैं कि फिल्म में मिरर के अंदर जो डीमन था उसका नाम तो हमें नहीं बताया गया। मैंने गेस किया है कि लूसीफर हो सकता है। एंड इसका ये भी एक रीजन है कि शायद मेकर्स जानबूझकर कुछ क्लियर नहीं किए ताकि आगे के लिए एक सस्पेंस क्रिएट हो सके। मतलब ये कोई दूसरा डीमन भी हो सकता है जिससे रिजर्व किया जा रहा है आगे के फेज 2 के लिए। अब रही बात की रियल लाइफ स्मर्ल फैमिली की कहानी क्या थी, तो वेल उसे मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर काफी डिटेल में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब वहां मैंने कुछ और पॉसिबल थियरीज बताई थी कि ये डीमन कौन हो सकता है। तो हाँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए। तो हाँ, यही थी द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की एक्सप्लेनेशन। एंड लाइक आई सेड इन द इंट्रो, मैंने इस फिल्म को सिर्फ एक बार देखा है, अपने याद से ही मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हुई हो या फिर अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। और हाँ, उन चीजों को आप कमेंट्स में भी जरूर बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।